हमारी बॉडी की हर सेल सेल साइकिल को फॉलो करती है। मतलब कि सेल साइकिल मीन्स कि एक छोटी सेल जब होती है वो किस तरीके से एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती है। फिर ये मैच्योर सेल किसी और न्यू सेल को प्रोड्यूस करती है सेल डिवीजन से। तो ये पूरी की पूरी सेल साइकिल है कि एक छोटी सेल और डिवीजन कैसे करती है, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ फेजेस होते हैं, मतलब किस फेज में क्या हो रहा है, किस तरीके से सेल साइकिल प्रोसीड कर रही है, इसी को हम जानेंगे। तो देखो क्या होता है कि एक इमैच्योर सेल है, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती तब तक वो डिवीजन नहीं करेगी और दो प्रोड्यूस नहीं करेगी न्यू सेल। अब एक सेल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी दो न्यू सेल में सेल डिवीजन से। तो क्या होता है, एक मैच्योर सेल है तो मैच्योर सेल कुछ हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स क्यों, और टिश्यू इंजरी होती है तो ये सारे केमिकल्स इस सेल को स्टिमुलेट करेंगे सेल डिवीजन के लिए कि अब ये ग्रोथ है तभी वो आगे बढ़ेगी। अगर ये इसकी पूरी के तरीके से ग्रोथ नहीं है तो रेस्ट करेगी ये जी ज़ीरो फेज़ में रेस्ट करेगी। अगर इसने पूरी तरह से ग्रोथ पा ली है तो ये क्या करेगी, जीवन फेज़ में जाएंगी और जीवन से एस फेज़ में जाएंगी। तो क्या होता है, यहाँ पे जीवन फेज़ में एक गैप फेज़ होता है, इसको गैप फेज़ कहते हैं। मतलब गैप होता है सेल को ग्रोथ करने के लिए। पूरी तरह से ग्रोथ हो गई तो जीवन फेज़ में आ गई, वो जी 0 से जीवन फेज़ में आ गई। अब जीवन फेज़ में वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगी फॉर सिंथेसिस ऑफ और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। कुछ प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस करेंगी जो उसको एस फेज़ में एंजाइम लगने वाले रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक जीवन फेज़ में। अब जैसे उसने जीवन फेज़ पार कर लिया तो यहाँ पे एक चेकिंग भी होती है कि अगर ये एक सेल है, जैसे कि एक सेल है जो मैच्योर हो चुकी है जीवन फेज़ जी 0 फेज़ से अब जीवन फेज़ में आ गई, उसने फिक्स कर लिया है कि मुझे अभी सेल डिवीज़न करनी है। तो वो क्या करेगी, अपने जो भी डीएनए होगा उसकी सेल के अंदर जो भी डीएनए होगा उसकी चेकिंग करेगी कि ये जो डीएनए मेरे पास ये सही है कि नहीं, या इसमें कुछ फॉल्ट है। तो पहले चेक करेगी, अगर वो सही है तभी वो और न्यू सेल प्रोड्यूस करेगी। अगर उस डीएनए में कुछ फॉल्ट है तो वहीं पे रुक जाएगी और उस डीएनए को ठीक करेगी। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो क्या खुद को क्या करेगी, अब एपोप्टोसिस करेगी, मतलब खुद को ख़त्म कर देगी वो कि मेरे पास अच्छा डीएनए नहीं है और है, तो प्रोसीड करेगी न्यू सेल प्रोड्यूस करने के लिए। अब जीवन फेज़ में वही होता है, डीएनए चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद उसको लगा कि मेरा डीएनए ठीक है तो वो एस फेज़ में जाएगी। एस फेज़ में जाने के बाद क्या कर, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मतलब जो भी डीएनए क्रोमोज़ोम के फॉर्म में जो क्रोमोज़ोम में पैक है उस डीएनए को उस रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगी। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक डीएनए दूसरे डीएनए को प्रोड्यूस करता है रेप्लिकेशन से। मतलब कि एक डीएनए एक और डीएनए को प्रोड्यूस करेगा, उसकी एक सेम कॉपी बनाएगा। तो इसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। एक पहला था, कन्वर्ट हो गया, उसने और एक बना लिया। क्योंकि हमें दो सेल बनानी है तो दोनों सेल में सेम नंबर के डीएनए होंगे, सेम नंबर के और सेम डीएनए होंगे। तो इसलिए एक सेल ने और एक डीएनए प्रोड्यूस कर लिया दूसरे सेल को देने के लिए। यही एस फेज़ में होता है, इस सिंथेटिक फेज़ होता है। तो क्या होता है सिंथेटिक फेज़ में कि अब सिंथेटिक फेज़ होता है अब क्या होगा कि जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा, मतलब कि रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है तो इसमें डीएनए फोल्ड रहता है, मतलब उसकी गड़ी करके यहाँ पे रख दे, पैक करके वहाँ पे पैक रहता है। तो क्या होता है कि इसमें एक डीएनए इस तरीके से पैक है पूरी तरीके से प्रोटीन से, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है ये डीएनए को पैक करके रखता है, मतलब ये डीएनए ही ऐसे पैकिंग डीएनए है क्रोमोसोम।
तो एक क्रोमोसोम जब एक नॉर्मल सेल होती है कि एक मैच्योर सेल है, वो एक सिंगल सेल है, इस तरीके से सिंगल सेल, तो सिंगल सेल में इस तरीके से दो क्रोमोसोम जुड़े नहीं होते, तो अलग अलग होते। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक नॉर्मल सेल है, तो जिसमें एक नॉर्मल सेल है तो उसमें इस तरीके से क्रोमोसोम दिखेंगे। जो अभी सेल डिवीजन प्रोसीड कर रही है, जो सिंथेटिक फेज में अपने रेप्लिकेशन से एक और डीएनए बनाएगी, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से सिंथेटिक फेज में। मतलब इन्होंने अपनी एक दूसरी कॉपी इस तरीके से बना ली, इसने भी अपनी एक दूसरी कॉपी इस तरीके से बना ली, और इन्हें हम एक नॉर्मल सेल में इन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्योंकि एक क्रोमोसोम मदर का होता है एक सेल में, और एक क्रोमोसोम फादर का होता है एक सेल में, तो इसलिए हम इन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेल डिवीजन के वक्त, मतलब उन्हें और दो सेल प्रोड्यूस करनी है, इसलिए वो अपनी एक कॉपी बनाते हैं दूसरे सेल के लिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मदर का जो एक था, उसने अपनी एक कॉपी बना ली, इस तरीके से एक कॉपी बना ली। नॉर्मल था, उसने एक अपनी कॉपी बना ली, एक दूसरी सेम टू सेम। तो इस तरीके फादर ने भी अपनी एक दूसरी कॉपी बना ली इस तरीके से। तो इस तरीके से इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिन। सिस्टर है किसकी? इसकी। इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, कन्वर्ट हो गए, इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमैटिन कहते हैं। तो यही है कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये भी मतलब यही रेप्लिकेशन है कि एक मदर का कन्वर्ट हो गया रेप्लिकेशन से, रेप्लिकेशन प्रोसेस से उन्होंने डीएनए को रेप्लिकेट करके एक दूसरी कॉपी बना ली, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिन कहते हैं। ये पूरी सिस्टर क्रोमैटिन। तो सिंथेटिक फेज में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिन प्रोड्यूस होते हैं सिंथेटिक फेज में। जीवन फेज में इस तरीके से थे, अब वो सिंथेटिक फेज में इस तरीके से हो जाएंगे। दूसरी सेल को देने के लिए एक और उन्होंने बना लिया, मदर का भी एंड फादर का भी। अब क्या होता है, G2 फेज स्टार्ट होता है। G2 फेज में जो भी सेल होती है वो अभी क्या करेगी कि उन्होंने जो डीएनए बना लिया दूसरे सेल के लिए, अब उनके पास और चीज़ें होनी चाहिए दूसरे सेल को देने के लिए जो पहले सेल में थे। तो उसी तरीके से एक सेल में जो भी ऑर्गेनल्स रहते, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और भी ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स रहते, जो क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी संख्या बढ़ाएंगी वो आप उस एक सेल में दूसरे सेल को देने के लिए। तो एक नंबर होंगे तो और बढ़ते चलेंगी दूसरे सेल के लिए। ये तो G2 फेज़ हो गया। अब यहाँ पे एक मेन बात आती है कि जब भी सेल G2 फेज़ से M फेज़ में जाएंगी तो यहाँ पे भी एक चेकिंग होती है डीएनए की, कि जो डीएनए उन्होंने प्रोड्यूस किया है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिन जो प्रोड्यूस किया है एक, तो उनकी चेकिंग होगी। तो M फेज़ में जाने से पहले इनकी चेकिंग होगी कि सही तरीके से, यानी कि इनमें भी कुछ फॉल्ट है। अगर इनमें फॉल्ट है तो सेल रिपेयर करेगी, अगर नहीं हो रहा है तो सेल खुद को एपोप्टोसिस से ख़त्म कर देगी। तो G2 फेज़ में भी एक चेकिंग होती है। अब सेल M फेज़ में आएंगी, मतलब माइटोसिस फेज़ में आएंगी। माइटोसिस में क्या होता है कि अब रियल प्रोसेस स्टार्ट होती है सेल डिवीजन की। एक सेल अब दो सेल में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। अब क्या करेगी, जैसे कि एक सेल में इस तरीके से क्रोमोसोम तैयार हो गए, ये जो सिस्टर क्रोमैटिन दिख रहे हैं ये तैयार हो गए। पहले वो ऐसे थे एक नॉर्मल सेल में, सिंगल सेल में, अब वो प्रो फेज़ में आ गए, मतलब इस तरीके से होंगे सिस्टर क्रोमैटिन। तो प्रो फेज़ में क्या होगा कि अब सेल प्रोसीड करेगी कि वो जो अपनी न्यूक्लियर इनवल्व है उसको क्या करेगी, डिसअपेयर कर लेगी, मतलब उसको ब्रेक कर लेगी। तो क्या होंगे, वो जो सिस्टर क्रोमैटिन ने जो क्रोमोसोम थे वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हमें सेल डिवीजन करनी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमें ज़रूरत नहीं है, जब पूरी हो जाएगी फिर से आ जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, प्रो मेटाफेज होता है। अब क्या होता है प्रो फेज़ में, यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल, मतलब स्पिंडल तैयार होने लगते हैं इस तरीके से कि एक स्पिंडल था एक सेल में, तो वो कन्वर्ट हो गया और एक क्या होगा, प्रो फेज स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अभी जो सेल सेंट्रियोल से और एक सेंट्रियोल बनाएगी। सेंट्रियोल ऐसे होते हैं कि जो सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर सेल डिवीजन प्रोसीड नहीं होती। तो एक सेंट्रियोल ने एक और सेंट्रियोल को रेप्लिकेट करके एक और सेंट्रियोल तैयार हो गया।
अब ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर बनेंगे, मतलब स्पिंडल फाइबर इस तरीके से मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये प्रोसेस करेगी। तो अब ये क्या होगा कि ये यहाँ से एक यहाँ पे आ जाएगा इस एंड पे, और एक दूसरा ये इस एंड पे आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रो फेज से निकल के सेल प्रो मेटा फेज में आती है। यहाँ पे एक सेंट्रियोल्स यहाँ पे रहता है जिसके स्पिंडल फाइबर ग्रोथ हुए होते हैं, एक दूसरा यहाँ पे आ जाता है उसके सेम मिड सेल के मिड पॉइंट में। तो क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स ये जो सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, इनके काइनेटोकोर पे अटैच होता है। मतलब कि ये जो इनका काइनेटोकोर है, एक होता है सेंट्रीमियर। तो सेंट्रीमियर में क्या होता है कि दो सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिन और एक सिस्टर क्रोमेटिन जो अटैच है सेंट्रीमियर से, मतलब इन दोनों को अटैच करने वाला ये सेंट्रीमियर। और ये जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर ये जो साइड में होता है, इनको कौन अटैच करेगा, सेंट्रियोल्स अटैच करेंगे, जिनके स्पिंडल फाइबर इनको कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से कि एक सेंट्रियोल्स है तो उसने एक स्पिंडल फाइबर इसकी तरफ लगा दिया, और एक दूसरा है जिसने एक स्पिंडल फाइबर इसके इस तरीके से एक को इसको इसने लगा लिया, और इसको भी इसने यहाँ से इस तरीके से लगा लिया। इस तरीके से दोनों बाजू में दोनों तरीके से ये लोग घेर लेते हैं क्रोमोसोम को। काइनेटोकोर को अटैच होने के बाद ये प्रोमेटाफेज है। अब इसमें क्या होगा, ये होने के बाद, ये अटैच होने के बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं अलाइन होने, मतलब सेल के बीचों बीच आने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोमेटाफेज में ये प्रोफेज एंड मेटाफेज की बीच में की प्रोसेस है, जिसमें प्रोफेज ख़त्म हो गया, मेटाफेज जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये सेंट्रियोल्स उन्हें सेल के बीचों बीच लाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से अलाइन करते हैं सेल के बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन में। तो जब ये पूरी तरह से अलाइन हो जाते तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाफेज। जब तक ये अलाइन नहीं होते तो प्रो मेटाफेज होता है, मतलब प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में का भाग। तो होने के बाद क्या होता है कि वो सेंट्रियोल्स अभी रुकते नहीं है, कि यहाँ पे एक सेंट्रियोल से उसी से जुड़े रहते हैं कि ये काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से जुड़े हुए होते सेंट्रियोल्स। अब क्या होगा कि एनाफेज स्टार्ट होता है। एनाफेज में क्या होता है कि ये सेंट्रियोल्स इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, कि इस तरह की यहाँ से खींचेगा और एक यहाँ से खींचेगा। तो क्या होगा कि जो भी सेंट्रीमियर थे जो अटैच कर रहा था सिस्टर क्रोमेटिन को, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के खींचने की वजह से ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, बीच में से ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, और एक टुकड़ा चलेगा इसकी तरफ और एक टुकड़ा चला जाएगा इसकी तरफ क्रोमोसोम का। तो इस तरीके से दिख रहा है कि काइनेटोकोर जहाँ पे अटैच सेंट्रीमियर क्या हो गया, सेंट्रीमियर जो जोड़ रहा था इन दोनों को, इन दोनों की फोर्स की वजह से वो अभी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कि एक इसकी तरफ आ जाएगा, पूरी तरीके से इसकी तरफ खींचेगा और इसकी तरफ खींचेगा, से अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये क्या है, हम इन्हें स्पिंडल फाइबर करते हैं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं। हम अभी इन्हें जो सेंट्रियोल्स थे उन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाए और वो माइटोसिस में है, इसलिए हम उन्हें माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों अलग होने के बाद ये इस साइड चलेगा और इस साइड, इस साइड, और ये इधर आ जाएगा। तो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसको एनाफेज में इन दोनों अलग हो जाते हैं। और टेलोफेज में क्या होगा, ये लोग टेलो मीन्स एंड में आ जाएंगे, सेल के हर साइड में आ जाएंगे। टेलो ये इसकी साइड में इसके एंड में चला जाएगा और ये इसके एंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों सेल के साइड में आ जाएंगे। तो और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म होने लग जाएंगी टेलोफेज में। टेलो मीन्स दोनों के साइड में आ गए, सेल के दोनों एंड क्या है, सेल के एंड में आएगी। तो ये टेलोफेज में होता है। तो टेलोफेज में क्या होगा, होने के बाद अब क्या होगा, सेल ब्रेक हो जाएंगी। अब दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई और क्रोमोसोम भी आ गए सेम नंबर के, सेम तरह के। अब क्या होगा, सेल यहाँ से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी।
साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे हमने देखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज के बाद आप साइटोकाइनेसिस होंगी, जहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म का ब्रेक डाउन होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म काइनेसिस मीन्स कुछ मूवमेंट हो रही है अब साइटोप्लाज्म में। अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ से दोनों सेल की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म को लेके यहाँ से इस तरीके से बीच में से ब्रेक होने की स्टार्ट हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और एक न्यू नॉर्मल सेल फॉर्म होंगे, जिनमें पूरी तरीके से 23 पेयर के, दोनों में 23 पेयर में क्रोमोसोम होंगे। इसमें भी 23 पेयर और इसमें भी 23 पेयर, जो पूरी तरह से नॉर्मल है। दोनों में 23 पेयर के क्रोमोसोम है। 23 पेयर्स मीन कि एक पेयर में मदर का है और फादर का भी है, जिन्हें हम होमोलॉगस पेयर कहते हैं। इस तरीके से और 23 पेयर्स होंगे। एक पेयर है होमोलॉगस पेयर का, एक पेयर है। इस तरीके से और 23 पेयर होंगे इसमें भी और इसमें भी, और यही सेल फिर से सेल साइकिल को आगे फॉलो करेंगी और 2 सेल तैयार करेंगी, एक सेल। इस तरीके से सेल मल्टीप्लाई होती रहती है।